गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा इस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फोर्थ लेक्चर है। थर्ड लेक्चर तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इज इट क्लियर, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायो-सैवर्ट लॉज। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके हम लोगों ने डेरिवेशन करे, काफ़ी उसके फिर स्पेशल केसेस पढ़े। और थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल, इज इट क्लियर? ओके। आज इस चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है हम लोगों का। फोर्थ लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट इस चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है। और इस फोर्थ लेक्चर में हम लोगों पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या सर्कुलर करंट लूप, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बोल दिया था पहले ही कि लेक्चर नंबर 1 में ही कि जब भी हम लोग किसी भी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने जाते हैं तो हमें बायो-सैवर्ट लॉज की जरूरत होती है। कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप में हो, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग बायो-सैवर्ट लॉज के यूज करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड on the axis of circular current loop। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। क्लास 12 के पर्पज से इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, इज इट क्लियर? बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे नीट, जेईई मेन, एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो बीच से भी कॉन्सेप्ट पूछ दिए जाते हैं। तो देखते हैं, पहले इसके डेरिवेशन को 1 बाय 1 समझेंगे, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें और इसके फिर स्पेशल केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, तो हमारा जो कंडक्टर है, जैसा कि टॉपिक से पता चल गया, सर्कुलर, सर्किल के फॉर्म में, सर्किल के फॉर्म में, तो हम लोग कंसीडर करेंगे सर्किल, हम लोग कंसीडर करेंगे सर्किल। दिस इज सर्किल। ठीक है, ये हमारा क्या है? सर्किल है, सर्कुलर कंडक्टर है। ठीक, अच्छा, ये समझ लेना है कि ये सर्किल इसमें रखा कैसे है, ये जानना जरूरी है। ये सर्किल यहाँ पे रखा है इस तरीके से, जैसे ये हमारा बोर्ड का प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन है और ये सर्किल है। सर्किल ऐसे रखा हुआ इस शेप में, इधर से ऐसे, इस प्लेन में हमारा क्या रखा हुआ है? सर्किल रखा हुआ है। तुम कह सकते हो अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो हमारा जो सर्किल रखा हुआ है वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। सर्किल मेरा कहाँ रखा हुआ है? वाई जेड प्लेन में। और हमारा जो बोर्ड है किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। ये ध्यान में रखना है। तो ये सर्किल इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, और हमें निकालना है ये करंट लूप है। कौन सा लूप है? करंट। तो इसमें क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो कराएंगे। जो भी डायरेक्शन तुम देना चाहो करंट का दे सकते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, कोई भी डायरेक्शन इसे दे सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, एक्सिस इसका ड्रॉ करना है। एक्सिस कहाँ से ड्रॉ होगा? तो सर ये सर्कुलर लूप है, तो सेंटर से एक्सिस ड्रॉ हो सकता है इसका इजिली। ये सेंटर है, इस सेंटर वाले पॉइंट को हमने सी से इंडिकेट किया। ठीक है, ये सेंटर है और ये एक्सियल लाइन है इसका, ये दिस इज एक्सियल लाइन ऑफ दिस सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, दिस इज द एक्सियल लाइन। और इसी एक्सियल लाइन पर कहीं पर
कह रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, यानी इसी एक्सियल लाइन पर कहीं पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं ये पोजीशन ऐसा है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कोई डाउट्स में? यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, कई सारे बच्चे का ये रहता है कि सर इसमें कुछ लिखना भी होता है। लिखने का काम क्लास 10th 9th में करते थे, तुम यहाँ खुद से लिख सकते हो। तुमने क्या कंसीडर किया? एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कंसीडर किया, तो तुम कह सकते हो ना कंसीडर अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप and its center is C and we have to find out the magnetic field at point P, the distance between C and P। यहाँ से कोई डिस्टेंस जो लेना है वो ले लेना। इज इट क्लियर? ये खुद से कर सकते हो, ठीक। और ज़्यादा बहुत बड़ा करके नहीं लिखना है, जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो लिख देने हैं, ठीक है। तो C और P के बीच का जो डिस्टेंस है हमने क्या कंसिडर किया? x, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस दिख रहा है तो इसीलिए हमने इसका क्या कंसिडर कर लिया? x कंसिडर कर लिया। एंड इस सर्किल का जो साइज है रेडियस को हमने क्या चीज से कंसिडर किया? a। क्लियर? a हो गया। जैसा कि हमें पता है अब इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है p पॉइंट पे। तो p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि बायो-सैवर्ट लॉस का यूज करना है, चाहे कंडक्टर कैसा भी हो। उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें किसका चाहिए? बायो-सैवर्ट लॉस चाहिए। तो बायो-सैवर्ट लॉस में हम पढ़ के रखे हैं, बायो-सैवर्ट लॉस में हम पढ़ के रखे फ्रॉम बायो-सैवर्ट लॉज, ठीक है। क्या पढ़ के रखो बायो-सैवर्ट लॉज में? हम लोगों ने पढ़ के रखा बायो-सैवर्ट लॉज में dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा है? फ्रॉम बायो-सैवर्ट लॉज से हम लोगों ने पढ़ के रखा है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? तो बायो-सैवर्ट लॉज लगाने के लिए हमें चाहिए था करंट हमें दिख गया, हमें चाहिए था dl। तो dl हमें कहाँ से मिलेगा? सर ये जो सर्किल है, ये जो सर्कुलर लूप है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्मॉल डिस्टेंस dl। ये पूरा का पूरा किससे मिलके बना है? dl से मिलके बना है। तो हम dl यहाँ ले सकते हैं, 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 कहीं भी हम लोग dl ले सकते हैं। इसका dl लेने में हमें कोई पोजीशन नहीं देखना है, लेकिन फिर भी हमें इस बोर्ड पे डायग्राम बनाना है और डायग्राम समझाना भी है। तो तुम्हारे कन्वीनियंट के लिए हम dl लेंगे या तो ऊपर या तो नीचे। ऊपर लेने से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा, नीचे लेने से भी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा। अगर यहाँ dl ले लेंगे, यहाँ dl ले लेंगे, तो डायग्राम में एक दूसरे के ऊपर में लाइन क्या कर लेगा? ओवरलैप कर जाएगा। जब ज्योमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर में लाइन क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा, जिसकी वजह से सही ढंग से वो डायग्राम समझ में नहीं आएगा। दैट इज वाई कि कैलकुलेशन पर्पज से हम dl कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं dl कहाँ लूंगा? टॉप या बॉटम में, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया dl, दिस इज dl ले लिया। ये बायो-सैवर्ट लॉज लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? dl इज नॉन एज करंट एलिमेंट। इस चीज को करंट एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। dl ले लिया और dl के साथ में हमें पता ये पोजीशन r चाहिए। dl से कितनी दूरी पर? dl जब भी बायो-सैवर्ट लॉज लगाते थे तो हमें पता था कि dl जहाँ पे हम कंसिडर करते हैं वहां से कितनी दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यानी वो पोजीशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? वो पोजीशन चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए। सर ये जो है ये हमारा dl का पोजीशन नहीं है, ये हमारा dl से वो पोजीशन नहीं है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये जो पोजीशन है ये सर्कुलर लूप का सेंटर से पोजीशन है। इज इट क्लियर ना? एक्सियल लाइन है सर्कुलर लूप का, लेकिन dl से कितने डिस्टेंस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। इसका पोजीशन क्या होगा? यहां से इसका पोजीशन होगा ये पोजीशन। इस पोजीशन को क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? r से, ठीक है। ये dl से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है, ठीक। कोई डाउट्स में? ओके। तो हमें पोजीशन मिल गया, dl मिल गया। अब बात आती है थीटा की।
थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें देखना है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, ये सर्कुलर लूप है और ये सर्कुलर लूप इस प्लेन में है, YZ प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, और सर्कुलर लूप इस तरीके से ये ऐसे रखा हुआ है, सर्कुलर लूप ये ऐसे रखा हुआ है इसे, और YZ प्लेन में है। और मैंने जो इसका DL कंसीडर किया है, मान लेते हैं जो ब्लैक कलर का मार्कर है, ये DL इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है इसे, मतलब बोर्ड के बाहर वाली डायरेक्शन में DL ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो पोजीशन है, अगर तुम देखोगे ये जो रेड मार्कर है, पोजीशन यहाँ से ऐसे है और ऐसे है। इज इट क्लियर? ब्लैक मार्कर क्या है DL और रेड मार्कर क्या है हमारा पोजीशन R। भले ही आगे जाके झुका हुआ है, लेकिन इसके डायग्राम को जब तुम देखोगे, ये देखो इसे इस तरीके से, इस तरह के शेप में, ये रेड मार्कर और ब्लैक मार्कर के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ध्यान से सुनना, DL हमारा इस डायरेक्शन में, और पोजीशन वेक्टर ऐसे है, ऐसे इस शेप में, रेड मार्कर पोजीशन वेक्टर, DL वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो ये इस तरीके से झुका हुआ है। अगर इसके डायरेक्शन को तुम देखना चाहो तो ये ब्लैक मार्कर और रेड मार्कर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ब्लैक मार्कर DL, रेड मार्कर पोजीशन वेक्टर। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से अगर हमने देखा तो हमें एक बात समझ में आया, ये जो थीटा एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन DL एंड पोजीशन वेक्टर, वो कितना है? 90 डिग्री है। तो इस पूरे डायग्राम में हमको एक बात समझ में आया, DL हमने ले लिया, पोजीशन वेक्टर ले लिया, DL और पोजीशन वेक्टर के बीच में हम लोगों ने एंगल भी देख लिया। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमें एक बात क्लियर हो गया, हियर थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। तो उस हिसाब से हमारा जो बायो-सेवर्ट लॉज है किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा? μ0/4π, ये हो जाएगा I/dl sin 90, ये हो जाएगा sin 90, और R पोजीशन क्या है? R का क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। पोजीशन ये वाला पोजीशन, ये वाला, ठीक है, दिस इज द पोजीशन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ0/4π। इज इट क्लियर? 90 का वैल्यू 1, तो I/dl/R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अभी जो dB आया है, ये dB किसकी वजह से आया है? इस DL की वजह से। तो DL की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है μ0/4π I/dl/R स्क्वायर। लेकिन हमें dB नहीं चाहिए, हमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे सर्कुलर लूप की वजह से। तो पूरे सर्कुलर लूप में हम एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं कि DL यहाँ, 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 हर जगह ये DL से मिलके बना है। यानी कि अगर ये DL यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, DB, 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 हर जगह सारे DL से मिलकर एक सर्कुलर लूप का क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? P पे मिलेगा, ठीक है। P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम एक चीज देखते हैं, हमें देखना है कि P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। सर डायरेक्शन क्यों देखना है? देखो, जब हम लोग लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे, वो लॉन्ग स्ट्रेट था। ये मान लो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये स्ट्रेट है, ये वन डायमेंशनल है, केवल इसमें लेंथ है, तो वन डायमेंशनल है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर 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 कहीं भी फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन ये जो सर्कुलर लूप है, ये कंप्लीट एक प्लेन पे बनता है, एक प्लेन YZ प्लेन, जैसे मैंने बताया था इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में YZ प्लेन पे है। YZ प्लेन पे है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इसी प्लेन में कहीं बनेगा, या तो इधर जा सकता है, या इधर जा सकता है, या इधर जा सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। लेकिन इस DL की वजह से इस सर्कुलर लूप जो एक प्लेन में है, उस प्लेन में किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो फाइंड आउट करना है। फिर से सुन लेते हैं, DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा YZ प्लेन में किस डायरेक्शन में बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि सर्किल एक पूरे प्लेन में है, YZ प्लेन में, या तो इस डायरेक्शन में बन सकता है, इस डायरेक्शन में बन सकता है, इस डायरेक्शन में बन सकता है, ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम एक काम करते हैं,
हम एक फॉर्मूले को याद करते हैं, हम फॉर्मूले को याद करते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बायो सैवर्ट सॉइल। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, V0/4 I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ये पढ़ के रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि dl और r के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट क्लास 11 में हम लोगों ने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ के रखा है। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल का। तो राइट हैंड कर्ल रूल क्या बोलता है, राइट हैंड कर्ल रूल ये बोलता है कि dl क्रॉस r, मतलब जो dl का डायरेक्शन है और जो r का डायरेक्शन है, हम अपने राइट हैंड को उस डायरेक्शन में, ये सारे फिंगर्स को उस डायरेक्शन में ऐसे कर्ल करते हैं जिस डायरेक्शन में वो एंगल बनाया हुआ। कर्ल करने के बाद ये थंब जिधर की तरफ बाहर निकलता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इज इट क्लियर? तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है क्लास 11th में। इससे पहले हम लोग लेक्चर 3 में एक चीज कवर किए थे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमें राइट हैंड लेना है, ये राइट हैंड, ये थंब करंट के डायरेक्शन को बताएगा, बाकी सारी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो जाएगी दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हम दोनों का यूज कर सकते हैं। एक तीसरा रूल भी है, तीसरा रूल के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगर जरूरत होगी तो, अगर जरूरत नहीं होगी तो डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एक तरीके से समझते हैं। कौन से तरीके से? क्लास 11 के कॉन्सेप्ट से दो वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसकी वजह से बनता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पोजीशन पे क्या है वो फाइंड आउट करना है। देखो, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, क्या बोला था कि ये जो हमारा dl है इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ है, ये ब्लैक मार्कर है, ब्लैक मार्कर को मैं कंसीडर करूंगा dl, दिस इज द dl, ओके। एंड ये रेड मार्कर है, रेड मार्कर को मैंने r पोजीशन मैंने कंसीडर किया है, पोजीशन वेक्टर। तो dl हमारा इस डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में, ये दिस इज द पोजीशन, दिस इज द dl। और हमें लगाना है राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल जब लगाएंगे तो ध्यान से सुनो, हमारे ये सारे फिंगर्स हैं dl से किसकी तरफ मूव करना चाहिए, पोजीशन की तरफ मूव करना चाहिए। देखो ये दिस इज द dl, दिस इज द पोजीशन। ये तुमने यहाँ से मूव कराना शुरू किया इसे, तो ये जो फिंगर है थंब कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, आगे। फिर से सुनो, अगर ये हमारा dl है और ये हमारा क्या है, पोजीशन है, तो राइट हैंड कर्ल रूल से हम ऐसे फिंगर घुमा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ। तो यहाँ देखो, इस पोजीशन से अगर हम देखेंगे dl हमारा ऐसे है, dl हमारा ऐसे है और ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। हाथ घुमाया, ये सारे फिंगर्स को घुमाया हमने ऐसे, सारे फिंगर्स को हमने ऐसे घुमाया इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे घुमाया तो इधर की तरफ जा रहा है। अब देखेंगे कि ये पोजीशन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वहां पर किस डायरेक्शन में है, तो आगे की तरफ लेके गए। ये देखो, ये इस पोजीशन पे, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको अच्छे से एक बार कर देता हूँ। यहाँ पे दिस इज द पोजीशन, दिस इज द dl, ऐसे हाथ घुमाया और इसको यहाँ पे इस पोजीशन पे हमें फाइंड आउट करना है। इस पोजीशन, यहाँ पर मैंने देखा ये जो थंब है इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल। तो यहाँ से हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड आउट किया, ये इस दिशा में जा रहा है ऐसे। इज इट क्लियर? ये इस दिशा में जा रहा है, ये। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा db का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन हो जाएगा? db का। dl और r के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ उसकी वजह से जो db का डायरेक्शन यहाँ पर इधर बन रहा है, ठीक है। और r और b के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमें कैसे पता चला? r और, देखो हमें ये बात कैसे पता चला r और db के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा? देखो ध्यान से, मैंने पहले ही यहाँ बोला था, क्या बोला था कि ये समझो, ये dl और r, ये जो थीटा एंगल है किसके किसके बीच में? dl और r के बीच में थीटा एंगल है।
डीएल और आर के बीच में थीटा एंगल कितना डिग्री है यहाँ पे 90 डिग्री। तो समझो जरा ध्यान से, इसी चीज को थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, डीएल और आर आपस में एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर। जब डीएल और आर आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका प्रोडक्ट, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डीबी है, यानी कि डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड डीबी इज परपेंडिकुलर, समझना इस चीज को, डीबी इज परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन आर। देखो समझो इस चीज को, मैंने क्या बोला, डी क्रॉस आर मतलब डी एल और आर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। वो हम लोगों ने यहाँ पहले चेक कर लिया था, 90 डिग्री का, यानी कि डी एल और आर पोजीशन जो है दोनों एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये डी एल और आर एक दूसरे का परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि डीबी किसके परपेंडिकुलर है, डीएल के, डीबी परपेंडिकुलर किसके, डीआर के। इज इट क्लियर? क्योंकि दोनों का ही क्रॉस प्रोडक्ट से ये निकला है मेरा, ठीक है। जब हमने देख लिया कि डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर, तो यहां से जो इस पोजीशन पे यहाँ पे इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। इज इट क्लियर? ये ध्यान में रखना है। दिस इज द डीएल, ठीक है, ओके। इसीलिए मैंने बोला कि डीबी, ये जो डीबी है और आर के बीच का कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ये बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनोगे और देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डी एल और आर के बीच का जो एंगल है, शुरू में ही मैंने बोला था, अगर सर्किल इस डायरेक्शन में है, देखो सर्किल मेरा इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऐसे, डीएल मेरा ऐसे रखा हुआ है और देखो डीएल मेरा ऐसे रखा हुआ है और इस पे पोजीशन वेक्टर आर ऐसे है, ऐसे ऐसे। तो इस दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, पहले से सर्किल है, भले ही ये नीचे, ये इसे नीचे की तरफ झुका हुआ है, लेकिन डीएल के साथ में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। दैट इज व्हाई डीएल इज परपेंडिकुलर टू आर। इफ डीएल इज परपेंडिकुलर टू आर मींस डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल। फ्रॉम दिस फार्मूला these are the perpendicular vector. DL is perpendicular to R means DB is perpendicular to DL and DB is perpendicular to DR, ठीक है। DB is perpendicular to DL, DB is perpendicular to R। इसका मतलब ये हुआ कि this is the R और this is the DB। What is the angle between DB and R? This is the 90 degree। Is it clear? Okay, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कवर कर रहा है ये वाला स्पेस, इसी वजह से, ठीक है। यहां से हमारा क्लियर हो गया, ये 90 डिग्री है। ये दोनों के बीच में कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। हमने क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा इस बीच में, यहाँ पे, ठीक है। चूंकि ये इस डायरेक्शन में गया है इधर, तो हमने एक लाइन खींचा ये। तो ये जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है एक्स, और इसको मान लेते हैं वाई। क्या मान लेते हैं, वाई। इज इट क्लियर ना, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ ऐसे। अब इस दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, बीच में 90 डिग्री का एंगल। अगर ये वाला एंगल हमने फाई कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, फाई। सर फाई क्यों लिया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी थीटा हमने कंसीडर किया था, और यहाँ पे अलग एंगल लेना होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फाई। इज इट क्लियर? अगर ये हमारा थीटा फाई है, ये एंगल फाई है, और ये पूरा एंगल कितना था, 90 डिग्री, तो यहां से तुम्हारा इस बीच का एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाइव। ये बीच का एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाइव। इज इट क्लियर? इसको अच्छे से लिख दूं मैं, ये हो जाएगा 90 माइनस फाइव हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर ये 90 माइनस फाइव है, तो अब इधर देखो, ये वाला थोड़ा ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन। इन दोनों के बीच में, डीबी और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। डीबी और आर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 माइनस फाइव है, तो इस बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर से सुन लो, इस पूरे का एंगल कितना था, 90 था, यहाँ 5 है, तो अगला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस 5।
अगर ये डी बी और आर के बीच में 90 डिग्री है तो ये एंगल 90 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तुम्हारा ये फाई एंगल है। ठीक है, ओके। इस तरीके से तुम देखोगे तो इस डीबी के इस प्लेन में, इस तरीके से इस प्लेन में वाईजेड प्लेन में देखोगे ऐसे ऐसे। यहाँ डायग्राम में भले ही से दिख रहा है, दो कंपोनेंट बनेंगे। कितने कंपोनेंट बनेंगे? दो। एक इस एक्सिस पर बनेगा और एक एक्सिस पर बनेगा। इस एक्सिस पे इसका जो कंपोनेंट ब्रेक होगा डीबी साइन फाई होगा, और इस एक्सिस पे जो कंपोनेंट ब्रेक होगा डीबी कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि डीबी कॉस फाई और ये डीबी साइन फाई दो कंपोनेंट में हो गया। अब दो कंपोनेंट को तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन फिर भी एक चांस मैं देखूंगा कि दो में से एक कंपोनेंट अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा, बहुत इजी। तो हम इसके अनदर कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए, इसके अपोजिट कंपोनेंट को देखने के लिए, चेक करने के लिए हम जस्ट इसके अपोजिट एक और करंट एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम बस ये चेक करना चाहते हैं कि अगर दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट खत्म हो गया तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो इसलिए इसके अपोजिट में, बिल्कुल इसके अपोजिट में डीएल लेते हैं। अब ये डीएल का पोजीशन यहाँ से वही होगा ये। ठीक है, डीएल का पोजीशन यही हुआ। इज इट क्लियर? ये भी आर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से, अब तुमको यहाँ खुद देखना है। अगर यहाँ से देखो, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हुआ, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो, डीएल यहाँ बाहर की तरफ। इज इट क्लियर? और यहाँ पर तुम देखो करंट अंदर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। ध्यान सुनना, करंट कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। अच्छा हाँ, इससे पहले मैंने एक चीज बोला था। अभी तो मैंने एक रूल बताया, राइट हैंड कर लूँ। एक जो राइट हैंड थंब रूल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि अपने राइट हैंड को लेना है, करंट के डायरेक्शन को देखना है। करंट का डायरेक्शन कहाँ है? डीएल, हम ये करंट गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये डीएल है। करंट का डायरेक्शन कहाँ है? बाहर की तरफ है। डीएल का डायरेक्शन बाहर की तरफ और करंट का डायरेक्शन भी बाहर। राइट हैंड मैंने लिया, देखो राइट हैंड थंब रूल में से ये थंब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, यहाँ पर ऐसे। इज इट क्लियर? ऐसे। और इस डायरेक्शन में तो बाकी सारी उंगली ऐसे मुड़ रही ना ऐसे? ठीक है, मुड़ रही ऐसे। लेकिन हमको जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, कहाँ? इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, दिस इज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द डीएल। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि ये वाला जो डीएल है बाहर की तरफ, ये डीएल बाहर है, और ये जो करंट भी यहाँ पे आ रहा है डीएल पे बाहर की तरफ आ रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये वाला। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट है। यहाँ से हाथ को नीचे लेके गए और इस पॉइंट पे आ गए। अब इस पॉइंट पे तुम देखो, यहाँ पे डीएल बाहर की तरफ यहाँ से ऐसे, और ये हाथ तुम्हारा ऐसे घूम रहा है, ये हाथ तुम्हारा इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ये थंब जो है तुम्हारा करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है, बाकी सारी उंगलियां इस डायरेक्शन में घूम रही है। इस डायरेक्शन में जो घूम रही है, तो हम अपनी उंगली को इस वाले आर के परपेंडिकुलर अगर रोकेंगे, देखो ये वाला आर है ना, इस पोजीशन पे परपेंडिकुलरली अगर रोकेंगे ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, तो इसी डायरेक्शन में क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्लियर? फिर से सुन लो सर, परपेंडिकुलरली क्यों रोकेंगे? क्योंकि डी एल और आर एक दूसरे का क्या है? परपेंडिकुलर है यहाँ से। इज इट क्लियर? दैट इज व्हाई ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम चेक कर रहे हैं। डीएल बाहर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल लगाया मैंने, करंट भी बाहर से निकल रहा है, करंट ये बाहर की तरफ। दी थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड रेस्ट ऑफ द फोर कर्ल ऑफ द फिंगर will show the direction of the magnetic field, but we have to find the direction of the magnetic field at point P. Then we have to apply this rule at point P. देखो यहाँ से बाहर की तरफ, ये फिर से देख लो, ये करंट के डायरेक्शन में लेके गए नीचे की तरफ। यहाँ R से परपेंडिकुलरली अपने सारे फिंगर को अगर रोकेंगे तो यहाँ पे रुकेगा, इस बीच में कहीं रुकेगा। दैट इज वाई दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसी सिनेरियो में मैंने बोला था कि इसके कंपोनेंट दो बने, एक को ब्रेक करने के लिए हमने सोचा कि अगर एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में
अपोजिटली हमने एक डीएल ले लिया, दिस इज द डीएल, डीएल का अब ये है, ये भी डीएल और आर के बीच में परपेंडिकुलर होगा, ये भी डीएल और आर के बीच में परपेंडिकुलर होगा। बस इसका हमें डायरेक्शन चेक करना है। अब तुम खुद से सोचो, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से, करंट यहाँ से ऐसे आया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है और अंदर जा रहा है ऐसे, तो दिस ऊपर वाले टॉप पोजीशन पे डीएल के लिए करंट बाहर आ रहा है और नीचे वाले के लिए डीएल के लिए कहाँ जाएगा, करंट अंदर जाएगा। जब अंदर जाएगा तो तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओ। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है, थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। देखो करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड अंदर की तरफ, इस पर डीएल पे ऐसे, और उंगली को ऐसे घुमाएंगे, फिंगर को इस तरीके से कर्ल करेंगे। आर पोजीशन आर है, कहाँ पे कर्ल करेंगे, देखो करंट अंदर की तरफ है, थंब अंदर की तरफ है और बाकी उंगलियां ऐसे कर्ल हो रही है इस तरीके से, ठीक है। हम गए 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 और पी पॉइंट पे आ गए। पी पॉइंट पे आएंगे तो ये जो आर पोजीशन है, परपेंडिकुलरली अगर आपने उंगली को घुमाएंगे इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, तो देखो ये वाली सारी उंगलियां इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। ये देखो दिस इज द आर, ये मेरे हैंड को आर मान लो, आर है, और मेरा थंब करंट के अंदर वाले डायरेक्शन में, और ये जो कर्ल है ये हाथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे, यानी कि इस बीच में ये देखो यहाँ से ऐसे आके 90 डिग्री पे रुकेगा। आर और कर्ल के बीच में, आर और रेस्ट ऑफ द फोर फिंगर के बीच में कर्ल करते हुए जो फिंगर है आर और उसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो यहाँ पे रुकेगा। यहाँ पे रुकने का मतलब हुआ यहाँ से ऐसे है, देखो यहाँ से ऐसे, दिस डायरेक्शन, दिस इज द अनदर डायरेक्शन ऑफ द डीबी। ये राइट हैंड थंब रूल से भी हम लोगों ने निकाल लिया। इज इट क्लियर? ये हो गया तुम्हारा डीबी। अच्छा, इसको हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल से भी निकाल लेंगे, जो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा है, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, यहाँ पे डीएल बाहर की तरफ, यहाँ पे डीएल अंदर की तरफ, ठीक है। चूंकि इस तरीके से है तो डीएल यहाँ और यहाँ पे डीएल, देखो सर्किल मेरा इस तरीके से ऐसे, यहाँ से सर्किल आ रहा है तो डीएल यहाँ बाहर, यहाँ से सर्किल अंदर की तरफ तो डीएल अंदर, डायरेक्शन ऑफ द डीएल अंदर। तो ये हमारा डीएल है और इस पर देखो ये ब्लैक मार्कर है, दिस इज द डीएल नीचे की तरफ, और दिस इज द रेड, दिस इज द पोजीशन, ये पोजीशन है फ्रॉम द डीएल, यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ है। तो राइट हैंड कर्ल रूल लगाएंगे। राइट हैंड कर्ल रूल में क्या करना है, ये अपनी उंगली को मोड़ना है, देखो ऐसे डीएल से, ब्लैक मार्कर डीएल है और ये हमारा कौन सा है, रेड पोजीशन है। यहाँ से ये वाली उंगली हमने मोड़ा इस डायरेक्शन में ऐसे, देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन में मोड़ा तो ये फिंगर कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। कहाँ जा रहा है, नीचे, देखो इस तरीके से ऐसे, देखो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इस पोजीशन पे आते हैं, यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, समझो इस चीज को। देखो यहाँ से ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, यहाँ से ऐसे घुमाया, थंब को देखना, थंब का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे। इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो थंब कहाँ जा रहा है, देखो थंब का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे थंब इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर में जो कर्ल रूल पढ़ा था उसके भी थ्रू अगर हमने देखा तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब आते हैं सेम वही चीज, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है तो ये भी एंगल बराबर ही होगा, दिस इज 5। अगर ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 - 5। अगर ये 90 - 5 हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि डीबी और आर के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। तो एक एंगल 90 - 5 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस तरीके से। अब मुझे ये बताओ, इस डीबी के भी कितने कंपोनेंट, दो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये हो जाएगा डीबी साइन 5 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डीबी कॉस 5, ये हमारा हो जाएगा डीबी कॉस 5। अब इस डायग्राम को देख के मुझे बताओ कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होने वाला है। इस डायग्राम को देख के बताओ कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, वाई एक्सिस पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, देखो यही है ना वर्टिकल कंपोनेंट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तो ये इक्वल एंड अपोजिट है। देखो क्या होगा, यहां पर एक लाइन लिखना होगा, क्या लिखना होगा, फ्रॉम द डायग्राम,
या फिगर भी बोल सकते हो, फ्रॉम द फिगर the vertical components are equal and opposite and will cancel out। इस लाइन को समझो, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। फ्रॉम द फिगर से देखो, द वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंड विल कैंसल आउट। और ये क्या, दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको अच्छे से लिख दो, ऐसे भी आर की जगह पे तुम ये भी लगा सकते हो, विल बी, ठीक है, विल बी लगा सकते हो, चलेगा। विल बी इक्वल एंड अपोजिट एंड विल कैंसिल आउट, ठीक है, विल बी इक्वल, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला फिगर, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अभी हम सॉल्व करना है ये और ये, ठीक है। तो सवाल ये है कि सर दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं, एक को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक डीएल लिया था ना, ये डीएल लिया था। दूसरा डीएल तो हमने एज ए रेफरेंस के तौर पे लिया था, ताकि इसके जो दो कंपोनेंट बन रहे थे डीबी के, एक कंपोनेंट क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो एक इसकी वजह से जो हमने टॉप पे ये कंसीडर किया था डीएल, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्कुलर करंट लूप के लिए, ठीक है, ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, डीबी। ये डीबी किसके बराबर है, डीबी साइन फाई के बराबर, देख लो अच्छे से, ये डीबी किसके बराबर होगा, साइन फाई के बराबर होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, कई जगहों पे डीबी, अगर ये डीबी लिखा हुआ है तो इसको डीबी डैश भी बोल देता है, लेकिन डीबी डैश और डीबी दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए नहीं लिखेंगे, या लिख भी सकते हैं, कई लोग लिख भी देता है। तो हम लोग आते हैं नाउ, ठीक है, आते हैं। तो देखो ये वाला कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया, अब बच गया ये वाला कंपोनेंट, ये डीबी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको जो भी बोल सकते हो, डीबी डैश बोलो या कुछ भी बोलो, या फिर डायरेक्ट डीबी बोल सकते हो, सॉरी डायरेक्ट बी भी बोल सकते हो, चलेगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए डायरेक्ट में बी ही बोल देता हूँ। ये हो जाएगा डीबी साइन फाई, क्लियर? ओके, जब ये डीबी साइन फाई हो गया तो हमने एक चीज देखा, अच्छा इसको ले लेते हैं कुछ, b इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, db का वैल्यू हमारे पास कितना है, b का वैल्यू हमारा db का वैल्यू हमारे पास ये है, ये फ्रॉम फर्स्ट db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रख दिया मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, साइन फाई का वैल्यू कहाँ से आएगा, ये एंगल फाई बना है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये ए अपॉन क्या हो जाएगा आर, दिस इज साइन फाई। हम जानते हैं साइन फाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए अपॉन आर, क्लियर, रख दिया। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। अब देखो आगे की तरफ, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का यूज करते चले जाना है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई ए अपॉन आर क्यूब, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dl, ठीक है।
लेंथ कहाँ से कहाँ तक ले लोगे, 0 से L की तरफ ले लेते हैं। इज इट क्लियर? तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, और ये जो R है, R का भी वैल्यू तुम लिख सकते हो यहाँ से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज द हाइपोटेनस, एंड द हाइपोटेनस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो और यहाँ पे पावर 3 है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। और L का जो तुमने निकाला, L का क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा इंटू L का इंटीग्रेशन L हो जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से ऐसे। B इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको थोड़ा इस तरीके से लिख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2। और ये वाला कॉम्पोनेंट थोड़ा इधर मिटा के लिख दूंगा यहाँ पे, ये है हमारा dB cos phi। ठीक है, और ये जो तुम्हारा जाएगा L मीन्स ये, दिस इज सरकमफ्रेंस लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, क्या हो जाएगा 2 पाई R होता है, दिस इज A। ठीक है, लेंथ, जिसमें से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, और हमारे पास जो आएगा फाइनल रिजल्ट म्यू नॉट पाई A इंटू ए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप एट पॉइंट P। इज इट क्लियर ना? दिस इज द एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अप ए स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। I the current of the circular loop, A the radius of the loop, X this is the axial length of the loop, A is the radius. This is the final result of the magnetic field due to current circular loop. Is it clear? I think मुझे लगता है ये मैंने समझाने का बहुत प्रयास किया इस डायग्राम को और इस डेरिवेशन को, इसे समझ में आ गया। अगर ना समझ में आए तो इसे 2-3 बार देखोगे और अच्छे से, तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केसेस से ही पता चलेगा किस किस पोजीशन पर कहाँ कहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है और क्यों होता है। इसे तब तक नोट कर लो। ओके, इसके स्पेशल केसेस में आते हैं। देखो, इसके स्पेशल केसेस में आने से पहले B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इस चीज को, ये हमारा सर्कुलर लूप की वजह से करंट फाइंड आउट हुआ है। लेकिन इस सर्कुलर लूप में बहुत सारे टर्न लगा दे, ऐसे बहुत सारे सर्कुलर लूप को रैप्ड कर दे, लगा दे इस तरीके से, तो वो कॉइल बन जाएगा। n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा। तो फॉर कॉइल के लिए अगर पूछेगा, फॉर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा एक्सियल लाइन पे, तो बस कुछ नहीं करना है, म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन n लगा देना, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास, और ये पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केसेस, केस नंबर 1। तो पहला केस यही बनता है कि हमसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। सेंटर पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? हाँ, क्या बनेगा? एट द सेंटर ऑफ द लूप, एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, हाँ, लूप पे, सेंटर ऑफ द लूप पे जब जाएंगे तो हमें एक बात ध्यान में रखना है, इस P पॉइंट को सेंटर पे C पे लेके जाएंगे तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा ये 0 आएगा। इसका यूज कर सकते हैं या इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका यूज करेंगे तो सारे कॉइल के लिए यूज हो जाएगा, इसी का यूज करते हैं। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ द लूप, x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। तो x का वैल्यू जब तुमने 0 रखा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 0 प्लस a स्क्वायर की पावर कितना है 3/2, जिसमें ये खत्म हो जाएगा तो b बराबर हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट n i a स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा a क्यूब। ठीक है, 2। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और कन्वीनियंट बनाने के लिए ऊपर नीचे पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाए और इजी हो जाए। ठीक है, पाई का मल्टीप्लाई कर दिया तो b इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट n i पाई a स्क्वायर अपॉन 2 पाई a क्यूब। तो ये जो हमारा है पाई a स्क्वायर क्या होता है, पाई a स्क्वायर हमारा क्या होता है, a इज इक्वल टू पाई a स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सर्किल, क्योंकि a हमारा क्या है रेडियस है। इज इट क्लियर? इसी चीज को हम ठीक है, इसी चीज को मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मिटा के, कॉइल को मिटा के, तो इसी चीज को मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो b इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट n i a अपॉन 2 पाई a क्यूब। इज इट क्लियर? ये आएगा। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। स्पेशल केसेस में हम लोगों ने पढ़ा कि स्पेशल केस में ये जो हमने पढ़ा एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द लूप b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i a अपॉन 2 पाई a क्यूब। इज इट क्लियर? ये हमारा आया। अब हमारे पास ये सवाल है कि सेंटर पे b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i a अपॉन 2 पाई a क्यूब आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखो म्यू नॉट 2 पाई ये सब तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ो, इस एरिया को देखो, इसको देखो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर पे, अगर हम सेंटर पे जा रहे हैं, वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, वहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। फिर से सुन लो, ये जो मान लेते हैं सेंटर है, ये हमने अब लूप को ऐसे रखा है। ठीक है, ये प्लेन, दिस इज द प्लेन ऑफ द लूप। इज इट क्लियर? ये वाला प्लेन। ठीक है, इसको जो भी प्लेन तुम बोलना चाहो बोल सकते हो, ये वाला प्लेन है। इस प्लेन पर हमने किसको रखा, लूप को रखा। हम देखेंगे सेंटर पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखा तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i अपॉन a 2 पाई स्क्वायर, जिसमें से a ये बता रहा है कि दिस इज द प्लेन ऑफ द करंट लूप, और इसका जो डायरेक्शन होगा a इज द परपेंडिकुलर टू द b। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या तो ऊपर ऐसे होगा या तो नीचे होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, फ्रॉम द सेंटर। याद रखना, ऊपर भी चल सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी या इधर भी। इज इट क्लियर? तो अगर हम सर्कुलर लूप की बात करेंगे सेंटर से डायरेक्शन, तो एरिया का जो मतलब प्लेन का जो डायरेक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द केस नंबर 1। मतलब सर्कुलर लूप जिस प्लेन में रखा होगा जस्ट उसके परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होगा, कहाँ से, सेंटर से। ये इसे नोट करो। अब हम लोग स्टडी करेंगे केस नंबर 2 की। ठीक है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमारा क्या होगा, एट दी एक्सियल पॉइंट, एट दी एक्सियल पॉइंट्स laying far away, laying far away, laying far away from the loop, from the loop।
लेइंग फार अवे फ्रॉम द लूप। इज इट क्लियर? अब इसमें से क्या कह रहा है, एट द एक्सियल पॉइंट लेइंग फार अवे फ्रॉम द लूप। हम रहेंगे कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे, लेकिन लूप से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर। जब लूप से बहुत दूर चले जाएंगे तो x का जो वैल्यू है वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक्सियल लाइन पे अगर हम रहेंगे तो एक्सियल लाइन पे x का वैल्यू, अगर कॉइल से दूर जाते जाएंगे तो x का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि इसका वैल्यू के सामने रेडियस लगभग लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो x इज मच ग्रेटर देन a। एक्सियल लाइन पे अगर लूप से बहुत दूर जा रहे हैं तो रेडियस उसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा, तो ऐसे केस में a को ऑलमोस्ट 0 ही मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो वो जो वैल्यू आएगा कॉइल से रिलेटेड, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni a स्क्वायर है ना अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये कितना है 3/2 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से रिफॉर्म कर सकते हैं ऊपर नीचे पाई का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ऊपर नीचे जब इसको पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास, मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, म्यू नॉट ni a अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा, 2 पाई, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा। ऊपर नीचे पाई का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। और हमने क्या बोला, x इज मच मच ग्रेटर देन a, मतलब हम कॉइल से बहुत दूर चले गए, इतना दूर चले गए कि उसके कंपैरिजन में उसका रेडियस लगभग 0 के बराबर हो गया। तो a का वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास वैल्यू आएगा म्यू नॉट ni a अपॉन 2 पाई x क्यूब, ये आएगा वैल्यू 2 पाई x क्यूब, दिस इज, ये वैल्यू आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट रह जाएगी, x दूर चले गए, एक्सियल लाइन पर हम काफी दूर चले गए तो b डिक्रीज होता चला जाएगा। किस तरह से डिक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने पर ये डिक्रीज हो जाएगा x क्यूब, मतलब डिस्टेंस के क्यूब के फॉर्म में ये क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज द केस नंबर 2। आई थिंक, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। केस नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, केस नंबर 3, केस 3, हम लोग केस 3 की बात कर लें। केस 3 में एक केस ये भी बन सकता है, यदि रेडियस और एक्सियल डिस्टेंस दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर, रेडियस और एक्सियल डिस्टेंस दोनों आपस में क्या आ जाए, बराबर, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, ऊपर नीचे पाई का मल्टीप्लाई कर दो, ना भी करो चलेगा, कर दो, चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई। पाई का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट ni a अपॉन 2 पाई अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2। अब हमारे पास क्या बोला, x का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, तो x की जगह क्या रख देंगे, a रख देंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट ni a अपॉन, ये हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर ये हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni a अपॉन 2 पाई इंटू, यहाँ देखो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा ये यहाँ से। ठीक है, यहाँ 2 जोड़ेंगे, a स्क्वायर 2 a स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें से 2 की पावर 3/2 अलग हो जाएगा, और यहाँ से इंटू a क्यूब अलग हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा ये
म्यू नॉट NIA अपॉन ये टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू दी पावर हो जाएगा 5/2। इज इट क्लियर? पाई, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, AQ। तुम्हारे पास ये वैल्यू आएगा, दिस इज, ये वैल्यू आएगा। ये वैल्यू तब आएगा जब R का वैल्यू जो होगा या X का वैल्यू, एक्सियल लेंथ और रेडियस दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसे नोट कर लो। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने स्टडी किया, किसका, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। ये पूरा हम लोगों ने स्टडी कर लिया। देखा, ये हमारा डेरिवेशन है। ये 12th के पर्पज से डेरिवेशन कई बार एग्जाम में आता है। बाकी इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। बीच बीच में से भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें से पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को रिवाइज करते रहना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।